Hello learners. In this video, we will learn how to evaluate and control the performance of salespeople. And we will also see how to individually evaluate the performance of a salesperson. Now, we all know that one of the most important responsibility of any sales manager is to evaluate the performance of their salespeople. सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है हमारे सर के ऊपर. And it is a time consuming process. It is a difficult process because अगर आपको किसी पुअर परफॉर्मिंग सेल्स पर्सन से बात करनी पड़े कि भाई आपकी परफॉर्मेंस हमारे मुताबिक नहीं है या आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो दुनिया में किसी को भी अपनी बुराई या अपना क्रिटिसिज्म सुनना नहीं पसंद. बट करना जरूरी है. इट इज आफ्टर ऑल अ बिजनेस एंटरप्राइज. तो हम यहाँ पे इस वीडियो में यही सीखेंगे, इस टॉपिक में यही सीखेंगे कि किस तरह से ये कड़वी बातें एक सिस्टमेटिक वे में या फिर एक अच्छे वे में एक इम्प्रूवमेंट के वे से की जाए, वो जरूरी है. सबसे पहले मैं आपको वही बात बोलूंगा जो मैंने सेल्स ऑडिट के टाइम पे बोली थी. अगर आपका मकसद अपने सेल्स पर्सन को डांटना है, देन यू आर डूइंग समथिंग विच इज वेरी रॉन्ग. आपका मकसद ये होना चाहिए इवैल्यूएशन का कि हम उनकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करके अपने सेल्स पर्सन को ग्रो करें. उनको वी शुड हेल्प देम टू ग्रो एंड परफॉर्म बेटर. दैट शुड बी योर मोटिव स्टार्टिंग राइट. सबसे पहले लेट्स सी व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेल्स फोर्स परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन. इसका क्या पर्पस होता है? नाउ सबसे पहले लाइक आई सेड, यू हैव गॉट टू इंप्रूव द सेल्स पर्सन परफॉर्मेंस. You need to decide appropriate increment in pay and incentive pay based on the actual performance of the salesperson. कि भाई किसको प्रमोशन दिया जाए, किसको इंक्रीमेंट दिया जाए, किसको इंसेंटिव दिया जाए, वो आप परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के द्वारा ही फाइंड आउट कर सकते हैं. यू ऑल्सो हैव टू आइडेंटिफाई किस सेल्स पर्सन ने अच्छा काम किया है तो उसे हम प्रमोट कर सके. तो उसके लिए हर सेल्स पर्सन का इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है. You also need to determine the training needs of individual salesperson and even the entire sales force. कि अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी सी ट्रेनिंग की कमी महसूस हो रही है, तो you can train them. You also can identify those salespersons whose services may be terminated after giving adequate chances of improvement. ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं, पेनफुल, दुखदायी स्टेप होता है. बट अगर आप किसी को सुधरने के, इम्प्रूव करने के बहुत मौके देते हैं, उसके बावजूद अगर वो अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं कर पाते, देन आपको शायद ये कड़ा डिसीजन भी लेना पड़ सकता है सेल्स मैनेजर टू टर्मिनेट द सेल्स पर्सन. You also these performance evaluations also help you to motivate salesperson through giving them adequate recognition. उनको आप जब recognize करते हैं, उनको reward देते हैं, awards देते हैं, तो उनको motivation feel होता है. It also helps you to understand आपकी टीम की क्या strengths है, क्या weaknesses है, ये देखने के लिए बहुत helpful होता है performance evaluation. Now जो performance evaluation होता है, it should be very carefully developed and implemented. It should be fair. It should be not it should be unbiased. तो ये चीजें कुछ हमारे लिए बहुत जरूरी है whenever we try to conduct the performance evaluation of our salespeople. Now let's see what is the procedure for evaluating and controlling the sales force performance. आमतौर पे, ज्यादातर मोटे मोटे तौर पे सारी कंपनियां ये 6 स्टेप्स फॉलो करती है while conducting their performance evaluation. सबसे पहले you've got to set policies on performance evaluation and control. Then you've got to decide the basis of salesperson's performance evaluation. Then you've got to establish the performance standards. You've got to compare actual performance with the standards, review the performance evaluation with the salespersons, and finally you have got to decide sales management actions and control. अब ये सब स्टेप्स को एक एक करके हम लोग अनपैक करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद स्टेप नंबर 1 in this sales force performance. The step number 1 is set policies on performance and evaluation. आप इवैल्यूएशन स्टार्ट करें, आप इवैल्यूएशन कैलकुलेट करना शुरू करें, उससे पहले आपको द मैनेजमेंट, आप मतलब सेल्स मैनेजमेंट एंड टॉप मैनेजमेंट को ये एस्टेब्लिश करना जरूरी है कि व्हाट आर गोइंग टू बी द बेसिक पॉलिसीज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. क्या मोटे तौर पे पॉलिसीज होती है? सबसे पहले होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इवैल्यूएशन. आप साल में एक बार इवैल्यूएशन करेंगे, 2 बार करेंगे, क्वार्टरली इवैल्यूएशन करेंगे, तो ये सबसे पहले डिसाइड करना जरूरी है. उसके बाद जो डिसाइड करना आता है वो ये होता है कि हु विल कंडक्ट द इवैल्यूएशन. तो ज्यादातर ये देखा गया है कि जो आपका इमीडिएट बॉस होता है, जो आपका फर्स्ट लेवल सेल्स मैनेजर होता है, वो इसको इवैल्यूएशन करता है. फॉर एग्जांपल, अगर आपका सेल्स पर्सन गांधीधाम ब्रांच में काम करता है, तो आमतौर पे उसका इवैल्यूएशन कोई बॉम्बे में बैठा हुआ मैनेजर नहीं करेगा. उसका इवैल्यूएशन उसका इमीडिएट जो लोकल ब्रांच हेड है या डिस्ट्रिक्ट हेड है, वो ही उसका इवैल्यूएशन करेगा. देन
what is the assessment technique that you would be using. नाउ काफी टेक्निक्स डेवलप हुई है असेसमेंट करने के लिए. सबसे पॉपुलर एक टेक्निक है दैट इज नोन एज 360 डिग्री फीडबैक. इसमें क्या होता है कि आप एक सेल्स पर्सन का इवेल्युएशन चारों तरफ से 360 डिग्री एंगल से करते हैं, जहां पे उसके सुपीरियर्स, उसके उसके नीचे काम करने वाले, उसके साथ काम करने वाले, उसके बॉसेस, उसके कस्टमर्स, सब लोगों से आप उसका ओपिनियन लेते हैं. तो इस तरह से आप उनकी परफॉर्मेंस इवेल्युएट करते हैं. Then there are other assessment techniques also like MBO. What is MBO? It is management by objectives, जहाँ पे सेल्स मैनेजर और सेल्स पर्सन डिस्कस करते हैं एंड दे अग्री ऑन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स और गोल, स्पेसिफिक टारगेट, स्पेसिफिक गोल्स के ऊपर अग्री करते हैं कि हमको ये अचीव करना है. उसके बेसिस पे दे डेवलप एन एक्शन प्लान और फिर उसके बाद ये कंपेयर करते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हमने अचीव किए, क्या ऑब्जेक्टिव्स नहीं किए. तो एक बार जब इवैल्यूएशन आप करने जब बैठते हैं, जो एक बार आपका जब सेल्स पीरियड खत्म होता है, तो मैनेजर और सेल्स पर्सन साथ में बैठ के रिव्यू करते हैं कि हमने अपने लिए क्या ऑब्जेक्टिव्स रखे थे और हमने क्या अचीव किया है. सो दिस इज कॉल्ड एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स. दिस इज ऑल्सो अ वेरी पॉपुलर टेक्निक इन द मॉडर्न टाइम्स. जो नेक्स्ट चीज आपको डिसाइड करनी है, what will be the sources of information, from where will you get the information. आप ये जो इवैल्यूएशन करने वाले हैं उसका इंफॉर्मेशन आप कहाँ से लेके आएंगे. तो विल यू बी कंडक्टिंग अ सेल्स एनालिसिस, या फिर आप बिजनेस रिपोर्ट्स देखेंगे कि कौन से कितने नए कस्टमर बनाए, कितने नए अकाउंट्स बनाए, या फिर आप इस बेसिस पे इवैल्यूएट करने वाले हैं कि भाई कितने कस्टमर हमारे लूज हुए. सो व्हाट इज, और यू आर गोइंग टू चेक द सेल्स रिपोर्ट, यू आर गोइंग टू चेक द कॉल प्लान्स. तो ये सब पॉलिसीज आप इस स्टेज में डिजाइन करते हैं कि इवैल्यूएशन होगा कैसे. फिर जो नेक्स्ट स्टेप आपका है इसके अंदर, यू हैव टू डिसाइड द बेसिस ऑफ सेल्स पर्सन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन. अब एक बार आपने पॉलिसीज बना ली, कौन इवैल्यूएशन करेगा, कितनी बार करेगा, कैसे करेगा, तो उसके बाद आपको बेसिस बनाने पड़ते हैं. बेसिस और कुछ नहीं है, बेसिस इज बेसिकली क्राइटेरिया फॉर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन. नाउ अ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन शुड डिसाइड आप किस चीज के ऊपर इंपॉर्टेंस देना चाहते हो. वेदर यू वांट टू गिव ऑन आउटकम और रिजल्ट बेस्ड व्यू पॉइंट, कि आप ये चाहते हो कि भाई हमको सिर्फ और सिर्फ आउटकम क्वांटिटेटिव बेसिस के ऊपर, आउटकम बेसिस के ऊपर हमको फोकस करना है, या बिहेवियर और एक्टिविटी बेस्ड व्यू पॉइंट से आपको फोकस करना है. बिहेवियर इज मोर लाइक कि आपका कस्टमर सर्विस कैसा है या कस्टमर के साथ बिहेवियर कैसा है, या फिर बोथ आउटकम एंड बिहेवियर बेस्ड आपको दोनों चीजें देखनी हो. तो आइए उसके ऊपर डिपेंड करता है. एक बार मेरे को मैं ये आपको आउटकम और बिहेवियर बेस्ड आपको समझा दूं फटाफट. सो आउटकम या रिजल्ट बेस्ड व्यू पॉइंट जो होता है, अगर आप इस पर्सपेक्टिव से चल रहे हैं तो आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ सेल्स पर्सन के रिजल्ट के ऊपर होता है. आप यहाँ पे बहुत कम डायरेक्शन, बहुत कम सुपरविजन देते हैं. आपका सिर्फ मेन ये होता है कि भाई हमको नंबर से, फिगर से, क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया से मतलब है, जिसके अंदर आप ये चाहते हो कि भाई मेरे को बस नंबर ऑफ सेल्स वॉल्यूम, नंबर ऑफ यूनिट, परसेंटेज ऑफ कोटा, नंबर ऑफ कस्टमर्स ये बढ़ा के दो, नए अकाउंट्स बना के दो, पुराने अकाउंट्स नहीं खोए. हमारा सिर्फ और सिर्फ फोकस इसके ऊपर है. ये कई सेल्स मैनेजर्स ये व्यू पॉइंट पसंद करते हैं बिकॉज इससे बायसनेस बिल्कुल कम हो जाती है. एकदम सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन होता है, सॉरी एकदम ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन होता है, एंड दैट इज इजी टू मेजर. आप सिर्फ क्लियर कट कैलकुलेट कर रहे हैं कि किसके कितने नंबर्स है, उस नंबर्स के बेसिस के ऊपर आप उसको डायग्नोज कर रहे हैं. कुछ एग्जांपल्स है, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई आप कितने नए अकाउंट्स बना रहे हैं, आपके एग्जिस्टिंग अकाउंट्स कितने चले गए, आपने कितना सेल्स वॉल्यूम किया, कितने आपने प्रोडक्ट्स या नए कस्टमर सेगमेंट्स देखे, तो इसके बेसिस पे होता है. नेक्स्ट जो क्राइटेरिया इसके अंदर होता है, जो नेक्स्ट पर्सपेक्टिव होता है, दैट इज बिहेवियर और एक्टिविटी बेस्ड व्यू पॉइंट. यहाँ पे आपका फोकस होता है कि सेल्स पर्सन का बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, विथ सब्सटेंशियल डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ द फर्स्ट लेवल सेल्स मैनेजर. आप यहाँ पे उनको उनके बिहेवियर के ऊपर वर्कआउट करना चाहते हो कि ठीक है आप सेलिंग तो कर रहे हो, बट सेलिंग के साथ साथ आप आपका बिहेवियर कैसा रहता है, आपका एफर्ट कैसा रहता है, इसके ऊपर भी आप फोकस कर रहे हो. सो हियर यू यूज बोथ क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया, फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ कॉल्स मेड पर डे, एंड क्वालिटेटिव क्राइटेरिया लाइक आपकी प्रोडक्ट नॉलेज कितनी है, आपके कस्टमर रिलेशंस कितने हैं. तो आप ये दोनों चीजों को साथ में लेके इवैल्यूएशन करते हो. नाउ इस व्यू पॉइंट को सेल्स मैनेजर इससे अपनाते हैं, इसलिए अपनाते हैं बिकॉज सेल्स पीपल विल बी मोर कस्टमर ओरिएंटेड एंड टीम ओरिएंटेड एंड प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट. मतलब आप रोबोट्स नहीं बना रहे हो जो उठ के सिर्फ प्रोडक्ट्स बेच रहे. आप एक अच्छे, सेंसिटिव, फ्रेंडली, कस्टमर फ्रेंडली
सेल्स पर्सन बना रहे हो जो टीम में काम करना जानते हैं, कस्टमर को खुश रखना जानते हैं, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव ये होता है। सेल्स पीपल विल बी मोर कमिटेड टू द कंपनी बिकॉज उनको एक अच्छा गाइडेंस और एक अच्छा सुपरविजन मिलता है। सेल्स पीपल आर मोर लाइकली टू एक्सेप्ट अथॉरिटी एंड पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि नहीं, मैनेजमेंट हमारी बात सुन रही है। There is more innovative and supportive culture in the organization. Sales people will perform better on both selling and non selling. आप सिर्फ बेचने के सिवाय नॉन सेलिंग एक्टिविटीज जैसे आपकी कलेक्शंस हुआ, रिपोर्टिंग हुआ, इसके ऊपर भी फोकस करेंगे। देन सेल्स पीपल विल परफॉर्म बेटर ऑन आउटकम परफॉर्मेंस, लाइक आप सेल्स वॉल्यूम कोटाज और ये सब तो बट नेचुरली आप उस पर फोकस करने वाले हो। नाउ ओवरऑल आपका सेल्स ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस बढ़ती है बिकॉज सेल्स पीपल हैव अ जॉब सेटिस्फैक्शन, सो दैट लीड्स टू प्रॉफिटेबिलिटी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन एक्सेट्रा। जो थर्ड पर्सपेक्टिव हमने बोला था विच कंबाइंस बोथ आउटकम बेस्ड एंड बिहेवियर बेस्ड व्यू पॉइंट। अब बट ऑब्वियसली इसके अंदर आप दोनों के दोनों क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों के जो हम लोगों ने व्यू पॉइंट्स देखे थे, आउटकम बेस्ड और बिहेवियर बेस्ड जो व्यू पॉइंट्स देखे थे, उन दोनों को मर्ज करके आप एक उनका कंबाइंड इवैल्यूएशन करते हैं। तो आमतौर पे कंपनियां यही एनकरेज करती है और ये लॉजिकली देखा भी गया है कि कंपनियां ना सिर्फ आपको रोबोट की तरह देखती है कि आपने कितना बेचा, बट किस तरीके से बेचा, आपके कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप कैसे हैं। तो कॉम्बिनेशन वाला जो होता है, बोथ रिजल्ट्स एंड बिहेवियर बेस्ड होता है, वो ज्यादातर कंपनियां यूज करती है। तो इस टेबल में मैंने आपके सामने कुछ क्राइटेरियाज रखे, ये सैंपल है, ये एग्जाम्पल है कि भाई क्वांटिटेटिव क्राइटेरियाज कौन से होते हैं, क्वालिटेटिव क्राइटेरियाज कौन से होते हैं। तो आप इन्हें स्टडी कीजिएगा, आपको और थोड़ा डीप में समझ में आएगा। स्टेप नंबर 3 हमारा जो प्रोसीजर या हमारा जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में है, दैट इज टू एस्टेब्लिश परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। एक बार आपने देख लिया कि भाई कौन इवैल्यूएशन करेगा, किस बेसिस पे करेगा, तो नेक्स्ट चीज होती है वी हैव टू एस्टेब्लिश दी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। अब परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स ज्यादातर हम लोग अचीव करते हैं फ्रॉम सेल्स कोटास। जब आप कोटा सेट करते हैं, टारगेट सेट करते हैं, गोल सेट करते हैं, तब आप ऑलरेडी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड डिफाइन करते हैं कि हर सेल्स पर्सन से हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है, हम क्या चाहते हैं कि हर सेल्स पर्सन कितना अचीव करे। दिस इज हाउ यू एस्टेब्लिश द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। नाउ कुछ कंपनियां इन्हें सेल्स ऑब्जेक्टिव्स बोल लेती हैं, गोल्स बोल लेती है, टारगेट्स बोल लेती है, बट दे आर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। एंड इट इज अ वेरी डिफिकल्ट बट इट इज एन इंपॉर्टेंट टास्क बिकॉज सेल्स पर्सन को पता तो चले कि उनसे एक्सपेक्टेड क्या है। नाउ सेल्स पर्सन की जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है, आप उसको मेजर करेंगे अगेंस्ट दीज परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। नाउ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स फॉर क्वांटिटेटिव आउटपुट हैज अ क्लोज रिलेशनशिप विद द कंपनी सेल्स फोरकास्ट और सेल्स बजट एंड कोटास। मतलब कि जो आप क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स बनाते हैं कि नंबर ऑफ यूनिट्स या सेल्स वॉल्यूम, रुपी डॉलर, तो ये सब आप अचीव करते हैं, हम जो पहले के टॉपिक्स में देख चुके हैं। आप जब अपनी टेरिटरी फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, सेल्स बजट बना रहे होते हैं, सेल्स फोरकास्ट बना रहे होते हैं, तो ये तो आपको वहां से मिल जाता है। नाउ दिस इज बिकॉज द सेल्स कोटाज आर डिराइव फ्रॉम कंपनी सेल्स बजट। मैं ऑलरेडी आपको ये बात बता चुका हूं कि आप जो सेल्स कोटा अराइव करते हैं दैट कम्स फ्रॉम कंपनी सेल्स बजट। और सेल्स बजट इन टर्न किस पे डिपेंड करता है, ऑन कंपनी सेल्स फोरकास्ट। हाउएवर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बिहेवियरल और एक्टिविटी क्राइटेरिया आर डिफिकल्ट टू सेट। मतलब कि आपको क्वांटिटेटिव सेट जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है वो तो बहुत इजीली आपका सेट हो जाएगा इफ यू कंपेयर योर फोरकास्ट एंड योर बजट्स एंड टारगेट्स। बट जो क्वालिटेटिव फंडा है कि भाई फॉर एग्जांपल कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन कितना है या फिर आपका सेल्स पर्सन का ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है, जो क्वालिटेटिव फैक्टर्स है वो सेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसके लिए कुछ कंपनी या तो टाइम एंड ड्यूटी एनालिसिस करती है कि आपने कितना टाइम ड्यूटी पे स्पेंड किया और उसके ऊपर आपका आउटपुट कितना हुआ, या फिर सेल्स मैनेजर्स जो होते हैं दे अपना एग्जीक्यूटिव जजमेंट यूज करते हैं। दे डिपेंड कि भाई हमारा एक्सपीरियंस है या हमारे एग्जीक्यूटिव जजमेंट से वी विल डिसाइड हु इज परफॉर्मिंग बेटर, हु इज नॉट। नाउ इधर खासकर अगर आप एग्जीक्यूटिव जजमेंट की तरफ जा रहे हैं तो मैनेजर को ये इंश्योर करना जरूरी है दैट द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड शुड बी फेयर एंड रीजनेबल। हर किसी के लिए एक ही स्टैंडर्ड होना चाहिए और स्टैंडर्ड शुड नॉट बी टू हाई और टू लो। अगर आप बहुत हाई बनाएंगे तो सेल्स पर्सन विल फील डीमोटिवेटेड, अगर बहुत लो बनाएंगे तो वो आसानी से उसको अचीव कर लेंगे, तो अगेन उनका मोटिवेशन खत्म होगा। इसीलिए इट शुड बी फेयर एंड इट शुड बी वेरी केयरफुली डिजाइन। It is equally important to communicate the standard to the sales people to remove misunderstanding against which they to मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको ये समझाना अपने सेल्स पर्सन को बहुत जरूरी है कि व्हाट इज द परफॉर्मेंस दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम, सो दैट वो उस डायरेक्शन में काम करे।
अगर आप उन्हें बताएंगे नहीं तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम। अभी अगर मैं आर्बिटरली एज अ मैनेजर कुछ भी आपके लिए परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट कर दूं और आपको बताऊं नहीं, तो how would you know कि what is expected of you? So it is very important that after you establish the standards, you should also inform the sales people. Otherwise, they do not have any direction कि हमसे मैनेजर हमसे चाहते क्या है, what is the management wants from us. Now, जो next step है, that is कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद दी स्टैंडर्ड्स। अब आपका काम शुरू हो गया, आपने सेलिंग की पूरा साल या पूरा जो भी आपका रिव्यू पीरियड है उस दौरान आपने अपनी सेलिंग की। नाउ यू हैव टू कंपेयर what is the salesperson actual performance and you will measure and compare it with the performance standards कि भाई परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड हम लोगों ने उनके लिए क्या सेट किए थे। फॉर एग्जाम्पल, बहुत बेसिक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं कि मैंने अगर एक सेल्स पर्सन के लिए कोटा सेट किया कि पूरे साल के दौरान 1000 यूनिट्स बेचेगा, तो साल खत्म होने के बाद क्या हुआ, 900 यूनिट बेचे, 1100 यूनिट बेचे, 1000 यूनिट बेचे, तो आप उसको कंपेयर करते हैं। अब इसके लिए ये तो मैंने आपको बहुत बेसिक बहुत सिंपल एग्जांपल बोला, बट आमतौर पे सेल्स मैनेजर्स दे यूज वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन मेथड्स और रेटिंग फॉर्म्स। इसमें से ग्राफिक रेटिंग होती है, ग्राफ्स बनाते हैं, रैंकिंग करते हैं। देयर इज अ टेक्निक कॉल्ड बीएआरएस, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल। एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, मैंने ऑलरेडी आपको समझाया कि व्हाट इज एमबीओ। डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट्स आप यूज कर सकते हैं कि हाउ डू यू फील एंड व्हाट इज हैपनिंग। तो बहुत अलग अलग तरह के इसके अंदर आप टेक्निक यूज कर सकते हो। देन you combine some of the above methods, yeah sorry, कंपनीज आमतौर पे खाली एक या दो मेथड यूज करने की जगह इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल दैट यू शुड कंबाइन सम ऑफ द अबव मेथड्स फॉर एन इफेक्टिव इवैल्यूएशन सिस्टम। फॉर एग्जांपल, आप मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स अगर आप सिलेक्ट करते हैं, दैट यू विल कंपेयर what were the objectives set for the salesperson, but you also try to see, rank those objectives or you try to graphically represent them, या फिर आप डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट्स देने की ट्राई करते हो कि व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट हैपेंड। तो इन सब चीजों के थ्रू आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन हो पाएगा। नाउ ये कैलकुलेशन करने के लिए सेल्स मैनेजर दे हैव टू बी गिवन अस इवैल्यूएशन फॉर्म, मतलब कंपनी को, सेल्स मैनेजर को एक इवैल्यूएशन फॉर्म। तो ये फॉर्म देने का लॉजिक ये होता है कि एक स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन है। ऐसा नहीं हो कि मैं एक्स सेल्स पर्सन को एक अलग फॉर्म से इवैल्यूएट कर रहा हूँ, अलग पैमाने पे इवैल्यूएट कर रहा हूँ, और वाई सेल्स पर्सन को दूसरे फॉर्मेट से कर रहा हूँ। सो दैट्स द रीजन प्री प्रिंटेड फॉर्म या प्री डिजाइन फॉर्म्स दिए जाते हैं, जिनके बेसिस के ऊपर ये इवैल्यूएशन कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। नाउ नेक्स्ट स्टेप जो है, यू हैव टू रिव्यू द परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन विद द सेल्स पर्सन। अब ये पूरी जो जद्दोजहद हो रही है वो इसी के लिए हो रही है कि हम सेल्स पर्सन की परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सके, उनको गाइड कर सके, उन्हें मोटिवेट कर सके, उन्हें अच्छे से और बेटर बना सके। तो इसी के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड रिव्यू दिस परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन विद द सेल्स पर्सन। बेसिकली जिस तरह से आपका रिपोर्ट कार्ड आता है, तो एक अच्छा टीचर जो होता है वो बच्चों के साथ बैठ के उनके पेपर्स, उनका रिपोर्ट कार्ड रिव्यू करता है कि कहाँ पे गड़बड़ हो गई, किस तरह से हम बेटर तरीके से आंसर लिख सकते थे, किस तरह से हम बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकते थे। तो यहीं पे इसको परफॉर्मेंस रिव्यू बोलते हैं। इसको कई बार अप्रेजल भी बोला जाता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल भी बोला जाता है। सो दिस सेशन हैज टू बी कंडक्टेड। एक बार आपका जब सेल्स पर्सन का इवैल्यूएशन पूरा होता है, देन यू हैव गॉट टू सिट एंड हैव एन अप्रेजल सेशन विद द सेल्स पर्सन। दिस इज अ वेरी चैलेंजिंग एंड सेंसिटिव पार्ट ऑफ अ सेल्स मैनेजर जॉब, बिकॉज थोड़ी सी कड़वी बातें होती है, थोड़ी सी डिफिकल्ट बातें होती है। किसी भी इंसान को ये सुनना पसंद नहीं कि भाई मेरा परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अच्छा नहीं है। सो जब भी अप्रेजल करें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट सेल्स मैनेजर एंड सेल्स पर्सन बोथ शुड हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द रिव्यू। मैं तीसरी चौथी बार ये बात मैं रिपीट कर रहा हूं, आपका पॉइंट ये होना चाहिए कि हमारा रिव्यू करने का मकसद ये है कि हम कैसे इंप्रूव करें। हमारा रिव्यू करने का मकसद ये नहीं है कि किसकी कितनी गलती है। सो बोथ ऑफ यू, द सेल्स मैनेजर एंड सेल्स पर्सन, दे शुड हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द रिव्यू। एक बार आप जब रिव्यू करते हैं, तो सेल्स मैनेजर दे शुड नॉर्मली राइट टू सेल्स पर्सन अबाउट द परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिजल्ट्स के ये जो जो भी बातें आप रिव्यू के अंदर डिस्कस करते हैं, ये सब बातों को राइटिंग में लेना जरूरी है, सो दैट आप फ्यूचर में इसको रिव्यू कर सकें। एंड इसकी एक कॉपी सेल्स मैनेजर के बॉस को भेजना जरूरी है। इसका एक लीगल रीजन भी है कि कहीं पे भी अगर रिव्यू के अंदर सेल्स पर्सन ये क्लेम करता है कि भाई मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ बायस हुआ है या पार्शियलिटी हुई है, तो लीगली एचआर के पास इसकी कॉपी होनी चाहिए, सो दैट इट कैन बी शोन एज एन एविडेंस इन द कोर्ट कि भाई ये जो भी बात हुई है
ये सेल्स पर्सन के साथ म्यूचुअली बात हुई है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड मिनिटाइज, इसको राइट करना बहुत जरूरी है। कुछ गाइडलाइंस दी गई है टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ सेल्स पीपल। ना फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट आर द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स क्राइटेरिया, ये आप ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। सेल्स पर्सन को आप अपना रिव्यू दे, आप अपना फीडबैक दे, आप अपना क्रिटिसिज्म दे, उससे पहले सेल्स पर्सन को बोलिए कि भाई आप बताइए आपके हिसाब से हाउ डिड यू परफॉर्म, रिव्यू योर ओन परफॉर्मेंस। नाउ सेल्स मैनेजर शुड प्रेजेंट हिज व्यूज। एक बार आप उसकी बात सुनते हैं, उसके बाद एज अ मैनेजर आपको अपने व्यूज बताना चाहिए। बट अपने व्यूज बताने के अंदर एक फॉर्मेट, एक स्टाइल, एक एडवाइस हमेशा मैं आपको देना चाहूंगा कि पहले आप उसकी अच्छी क्वालिटीज हाईलाइट कीजिए, उसके बाद जो वीक एरियाज, करेक्टिव एक्शन है वो डिस्कस करने चाहिए। आमतौर पे क्या होता है कि मैं ये मानता ही नहीं हूं कि कोई भी एम्प्लॉय पूरे साल के दौरान सिर्फ बुरा ही करता है। हर एक इंसान अच्छा भी करता है, बुरा भी करता है, बट आमतौर पे मैंने क्या देखा है कि मैनेजर्स बस शुरू हो जाते हैं, तुमने ये खराब किया, तुमने ये खराब किया, तुमने वो खराब किया, तुमने ऐसा किया। अच्छी बात बोलते ही नहीं, या फिर अच्छी बात लास्ट में बाय द वे करके बोल के चले जाएंगे। उसकी जगह पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड बिगिन। हम हमेशा बोलते हैं ना, शुड आई गिव यू द गुड न्यूज फर्स्ट और द बैड न्यूज फर्स्ट। सो ऑलवेज बिगिन विद द गुड न्यूज फर्स्ट। हमेशा स्टार्ट कीजिए अच्छी बात के साथ कि देखिए आपका ये चीज बहुत अच्छा था, आपने अपना वॉल्यूम अचीव किया, आपने अपना टारगेट अचीव किया, बट देयर वाज सम प्रॉब्लम विद द कस्टमर ऑर्डर्स। तो क्या है कि सेल्स पर्सन को लगेगा ठीक है, नहीं मैंने अच्छा, मेरा मैनेजर ये जानता है, समझता है, अप्रिशिएट कर रहा है कि मैंने अच्छा किया है, बट मेरे से जो गलतियां हुई है वो मुझे उसके बाद उसके ऊपर मेहनत करनी चाहिए। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू शुड फर्स्ट हाईलाइट द गुड क्वालिटीज एंड देन वीक एरियाज एंड करेक्टिव एक्शन शुड बी डिस्कस। तो ये बात का प्लीज ध्यान रखिएगा। देन यू शुड कम ऑन अ म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑन द परफॉर्मेंस। अभी आप अगर अपने मैनेजर, अपने सेल्स पर्सन को बोल देते हैं कि भाई इस बार तुमने 1000 यूनिट नहीं बेच पाए हो, नेक्स्ट टाइम तो मैं चाहता हूं कि तुम 1000 नहीं, तुम्हारे को 1500 यूनिट बेच के ही दिखाने। तो देयर शुड बी अ म्यूचुअल एग्रीमेंट। सेल्स पर्सन शुड से सर आप मेरे लिए टारगेट सेट कर रहे हो, ये टारगेट मेरे को, मुझे नहीं लगता रियलिस्टिकली मैं अचीव कर पाऊंगा, बिकॉज मार्केट के अंदर नहीं मेरा प्रोडक्ट बिक रहा है। तो देयर शुड बी अ म्यूचुअल एग्रीमेंट कि क्या एक्सेप्टेबल। और इवन परफॉर्मेंस के बारे में भी जब आप डिस्कस करते हो तो दैट शुड बी, आप सेल्स, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसको कन्विंस करने की कोशिश करो कि तुमने ये बुरा किया है, तुमने ऐसा किया है, वे किया है, बट उसको बात समझ में आनी चाहिए कि नहीं, जो मेरा मैनेजर मुझे बोल रहा है उस बात के अंदर थोड़ा सा दम है, थोड़ा सा वजन है, और मुझे उसको रिव्यू करने की जरूरत है। नाउ अगर डिस्कशन के बाद भी अगर डिसएग्रीमेंट होता है, सेल्स पर्सन बोलता है नहीं सर मैं आपके व्यू पॉइंट से एग्री नहीं करता हूँ, मेरा परफॉर्मेंस तो फैंटास्टिक है, आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है, आपको मुझसे कोई जेलसी है, आपको दूसरा सेल्स पर्सन पसंद है, तो इस परिस्थिति में जहां पे ऐसा डिसएग्रीमेंट होता है, सेल्स मैनेजर को प्यार से केयरफुली अपने रीजन समझाने चाहिए सेल्स पर्सन को। देखो भाई, मुझे आपके साथ कोई बायस नहीं है, मुझे कोई पार्शियलिटी नहीं है, मुझे कोई एक्स वाई जेड कोई ज्यादा पसंद नहीं है, मैं कंपनी के लिए काम करता हूँ, लास्ट में कंपनी का हित मेरा सबसे ऊपर हित है। तो ये चीजें आपको आराम से केयरफुली एक्सप्लेन करनी चाहिए, और उसके बाद यू शुड डिस्कस एंड डेवलप फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्शन प्लान कि भाई चलो अब जो होना था सो हो गया, आगे क्या करें वो आपको डिस्कस करना जरूरी है। तो यहां तक तो आप रुक जाते हैं कि सेल्स पर्सन की जो आपने सेल्स आप जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की वो सेल्स पर्सन के साथ आपने डिस्कस की और यहाँ पे बात खत्म हो गई। बट नहीं, एक स्टेप और आता है, ये है स्टेप नंबर 6, दैट इज डिसाइड सेल्स मैनेजमेंट एक्शंस एंड कंट्रोल। अब ये ब्रॉडर पिक्चर को देखता है। आपने इंडिविजुअल सेल्स पर्सन के साथ तो उनका परफॉर्मेंस रिव्यू कर लिया, बट बूंद बूंद से सागर बनता है। तो आपने एक एक सेल्स पर्सन के साथ जो रिव्यू किया और आपने देखा कि किस एक सेल्स पर्सन को यहाँ पे तकलीफ हो रही है, दूसरे सेल्स पर्सन को वहां पे तकलीफ हो रही है, तो इन सब चीजों को आप कंबाइन करते आप देखते हैं कि यार अगर हमारे सारे सेल्स पर्सन को दिक्कत हो रही है या सारे सेल्स पर्सन अगर अपना टारगेट हिट नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के अंदर प्रॉब्लम। तो इसलिए जब एक बार आपकी रिव्यू मीटिंग्स खत्म होती है, एज अ सेल्स मैनेजर यू हैव गॉट टू प्रिपेयर द समरी के सब सेल्स पीपल ने के साथ जो रिव्यू किया, तो व्हाट इज द ओवरऑल समरी ऑफ दिस रिव्यू। दिस विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एरियाज कि भाई अगर सभी सेल्स पर्सन या मोस्ट ऑफ द सेल्स पर्सन अगर सेल्स कोटा नहीं अचीव कर पा रहे, तो शायद कोटा सेटिंग में, टारगेट सेटिंग में मिस्टेक हो गई है। अगर यू ट्राई टू फाइंड आउट द कॉजेज कि भाई अगर लेस सेल्स कॉल किए जा रहे हैं तो क्यों हो रहा है, क्या मार्केट के अंदर हमारा प्रोडक्ट फीका पड़ रहा है, कॉम्पिटिटर्स की परफॉर्मेंस बेटर हो रही है, ओवरऑल रिसेशन चल रहा है मार्केट में, तो यू ट्राई टू फाइंड आउट द कॉजेस एंड इसके बेसिस पे यू विल डिसाइड व्हाट इज द सेल्स मैनेजमेंट एक्शन। सेल्स पर्सन को क्या करना है वो तो आपने स्टेप 5 में समझा दिया उसको, तुम्हें ये करना है, बट मैनेजमेंट को क्या करना है। आपको सेल्स पर्सन को ट्रेनिंग देने की जरूरत है, नई टेरिटरीज डिजाइन करने की जरूरत है,
या फिर अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी या सेलिंग स्ट्रेटेजी को, ओवरऑल स्ट्रेटेजी को रिव्यू करने की जरूरत है, तो कुछ चीजें मैनेजमेंट को अपने भीतर भी जाके देखनी पड़ती है, तो वो आप इस स्टेप 6 के अंदर डिसाइड करते हैं। नाउ एक और चीज जो मैनेजमेंट के लिए जरूरी है वो ये है कि आपने उनकी बुराइयां या उनकी खामियां तो बताई, पर आप ये देखते हैं कि सेल्स पर्सन की परफॉर्मेंसेस जहां पे अच्छी है, जहां पे वो गुड है, दे शुड बी रिवॉर्डेड एंड रिकॉग्नाइज सूटेबली। तो उनको आप नेसेसरी प्रमोशन दीजिए, इंसेंटिव्स दीजिए, रिवॉर्ड्स दीजिए, जो भी आपकी पॉलिसीज हो, जो हम कंपनसेशन प्लान के अंदर ऑलरेडी ऑलरेडी देख चुके हैं, वो आप उन्हें फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स दे सकते हैं। तो इसी के साथ ये टॉपिक खत्म। ना सिर्फ ये टॉपिक खत्म, मैं इस कोर्स का सेल्स मैनेजमेंट पार्ट यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, बिकॉज हमारे जीटीयू के सिलेबस में, सेल्स मैनेजमेंट गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के सिलेबस में सेल्स मैनेजमेंट यहीं तक है। तो आई होप आपको मेरे साथ सेल्स मैनेजमेंट पढ़ने में मजा आया। नेक्स्ट वीडियो से, नेक्स्ट टॉपिक से आई विल स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। हमारा जो ओवरऑल सब्जेक्ट है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। अगर आप वो भी सीखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि इतनी मेहनत जो डालता हूँ आपके लिए, तो उसको एक वैलिडेशन मिलता है। तो प्लीज हिट द लाइक बटन इफ यू कैन। कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चंस हो, अगर आप कोई डाउट हो या कोई स्पेसिफिक चीज पे आप मुझे थोड़ा सा और फोकस करवाना चाहते हैं, हाईलाइट करवाना चाहते हैं, तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। आई ऑलवेज enjoy reading and listening from all of you. Thank you so much. See you in the next video with distribution management.